Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू वीकली करंट अफेयर सीरीज ऑफ CBL। इससे पिछली वाली वीडियोस में हम लोग पुराने 7th ऑफ जनवरी से लेकर 15th ऑफ जनवरी तक के करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम 16th ऑफ जन टू 23rd ऑफ जन। इस पूरे हफ्ते में चाहे पॉलिटी के रिगार्डिंग, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, इकोनॉमी के रिगार्डिंग और मिसलेनियस सब्जेक्ट्स जो भी रहेंगे हमारे, उनके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनसे करंट का क्वेश्चन कैसे बन सकता है और कैसे स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से ये सिग्निफिकेंट है। तो शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। देखो, जब भी कोई रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो वो रिपोर्ट बेसिकली किसने रिलीज करी है और वो क्यों रिलीज करी है और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब ये बनी थी, उन सब के बारे में हम देखते हैं। तो जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है दैट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए और कौन सा एडिशन है ये, इट इज 18th एडिशन। अब जैसा इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से हमें ये जानने को मिलता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है WEF जिसने ये बताया है कि आगे आने वाले सालों में, चाहे वो 2 साल हैं, चाहे 10 साल हैं, चाहे 30 साल हैं, आगे आने वाले सालों में कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो कि पूरा वर्ल्ड फेस करेगा। चाहे वो एनवायरमेंटल रिस्क्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल रिस्क्स हैं। तो बेसिकली एक वार्निंग देने के लिए कि बेसिकली हमें किस तरीके की चीज़ों को डील करना है। डिजास्टर्स अगर आती हैं तो फिर हमें उन्हें कैसे प्रिवेंट करना है, उनकी भी जो जानकारी रहेगी वो इस रिपोर्ट के थ्रू आपको दी जाती है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें 2023 वाली, जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने 2 ईयर पीरियड और 10 ईयर पीरियड का जो एक टाइमलाइन है वो लिया है कि आगे आने वाले सालों में पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या फेस करेगा। सबसे ज़्यादा रिस्क फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। आपके रहने के जो पैसे हैं, जो खर्चे हैं, वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं। इन्फ्लेशन बढ़ सकती है या फिर रिसेशन आ सकता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी लिविंग क्राइसिस एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड नंबर पर देखें तो दैट इज नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्लड है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, वोल्केनोज हैं, इन सब की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान धरती को पहुंच सकता है, ह्यूमैनिटी को पहुंच सकता है। तो आपने करना क्या है, आपने 2 ईयर का जो ये पूरा का पूरा टेबल है इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कैटेगरीज कितनी है। कैटेगरीज है एक आपकी इकोनॉमिकल, एक एनवायरमेंटल, एक जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये 5 टाइप के रिस्क हैं जो पूरा वर्ल्ड फेस कर सकता है। 2 ईयर में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इज एट द फर्स्ट नंबर, नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इज एट सेकेंड नंबर, एंड जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन कि कोई भी एक कंट्री की मोनोपोली ऑन इकोनॉमिक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये 3 आपने इस तरीके से ध्यान रखने हैं। और जो 10 ईयर वाला है जिसमें सबसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों के तीनों ही हैं आपके एनवायरमेंटल रिस्क, जिसमें फर्स्ट है आपका फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, कि हम कहते तो बहुत हैं क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करेंगे, इतना फंड हम प्रोवाइड करेंगे, ये हम मैकेनिज्म लेकर आएंगे, बट अल्टीमेटली जब लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं उस टाइम पर चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। तो आपका ये जो फेलियर है कि आप क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट नहीं कर पाए हैं, उसको कम नहीं कर पाए हैं, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर पूरे वर्ल्ड को कोई ना कोई रिस्क ज़रूर फेस करवाएगा, चाहे वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के हों जो कि सेकेंड ही रिस्क है, थर्ड रिस्क है। सेकेंड है आपका फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का मतलब है कि क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा, आपने क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कैसे अडाप्ट किया हुआ है कि आपको पता है कि फ्लड आते हैं तो आपने ऐसे जगहों पर घर बनाने हैं जो जिनका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। घरों को अगर आप बना रहे हैं तो रिवर के किनारे नहीं बनाएंगे। अगर हम ड्रॉट्स की बात करते हैं तो उन एरियाज़ में आप वो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स नहीं लगाएंगे जो कि ज़्यादा वाटर इंटेंसिव हैं, जो ज़्यादा पानी को कंज्यूम करती हैं। आप वैसी क्रॉप लगाएंगे जो कि कम पानी में भी चल जाएंगी। तो वो अडेप्टेशन जो है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग वो आप नहीं कर पा रहे हैं और यही एक अगला रिस्क आपका फेस होने वाला है। तो फर्स्ट इज फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, सेकेंड इज टू फेलियर ऑफ क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, एंड थर्ड इज नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एंड दिस इज फॉर 10 ईयर पीरियड। एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि पूछा क्या है कि सबसे बड़ा रिस्क पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है। 2 ईयर के लिए अलग टॉप 3 आपने करने हैं, कैटेगरीज आपने करनी है, कौन कौन सी कैटेगरीज में ये रिस्क हम लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं, और लास्ट में आपने 10 ईयर पीरियड के जो पहले 3 हैं वो ध्यान रखने हैं।
तो ये अपने को क्लैरिटी है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, कौन सा एडिशन था, रिस्क होते क्या हैं, ये हम लोगों ने देख लिए। और ये जो रिपोर्ट है हर साल ही पब्लिश की जाती है बाय WEF। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि WEF क्या है। तो WEF क्या है, बेसिकली आपका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज अ काइंड ऑफ NPO जो कि 1971 में बनी थी और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, WEF की जो मीटिंग है हर साल होती है इन डेवोस, ये स्विट्जरलैंड वाले एरिया में है आपका। यहाँ पर हर साल मीटिंग होती है और इस मीटिंग से पहले ये रिपोर्ट रिलीज की गई है ताकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स किसी भी कंट्री के इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए उनको भी पता हो कि मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्या रहने वाला है। तो कब बनी थी, क्या ये बेसिकली है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और अगेन कंपनीज हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए, कंट्रीज हो गए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, इन सभी का ही एक कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है ये वाली एक ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा सिर्फ यही रिपोर्ट ही नहीं बल्कि और रिपोर्ट्स भी पब्लिश की जाती हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है दैट दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो पता हो। फर्स्ट है इसकी एनर्जी ट्रांजिशन, कि हम लोग किस तरीके से नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी से जा रहे हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें सोलर, विंड, ये सब आ गया आपका। सेकेंड रिपोर्ट है इसकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, जहां पर पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री मोर कॉम्पिटिटिव है ये बताया जाता है कि ये इस कंट्री ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, यहाँ पर बिजनेसेस ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हैं, तो कौन सा लेवल ऑफ कंपटीशन को ये फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी देता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में कि कोई भी जो मॉनेटरी, इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल जो विमेन है वो कितना पीछे हैं मेन से, उसके बारे में पता लगता है। अ काइंड ऑफ वार्निंग है पूरे वर्ल्ड के लिए वो भी। एंड लास्ट इज ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल का स्टेटस, टूरिज्म का स्टेटस कैसे खराब चल रहा है या अच्छा चल रहा है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में इन रिपोर्ट्स में बताया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट तो अभी रिसेंटली आई ही है, तो उसके बारे में तो वैसे ही हमें पता होना चाहिए। तो ये क्लैरिटी है, हमें WEF के बारे में पता लग गया, इस रिपोर्ट के बारे में पता लग गया, और जो रिपोर्ट्स ही पब्लिश करता है उसके बारे में देख लिया। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे UN वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। अगेन वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा तो पता हो आपको दैट इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, और ये रिपोर्ट है बेसिकली जिसका नाम है लीविंग नो वन बिहाइंड। इस रिपोर्ट की ये थीम थी कि चाहे वो ओल्ड एज हैं, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, उन सभी को हम लोग ग्रोथ का एक पार्ट बनाएंगे। और ये जो रिपोर्ट है स्पेसिफिकली फोकस करती है ऑन सीनियर सिटीजन्स। एजिंग जो वर्ल्ड है हमारा, उसके बारे में कहीं ना कहीं चीज़ें हमें बताती है, अवेयर करती है। इस रिपोर्ट का ये मानना है कि पूरे इंडिया में अभी जो है टोटल मिलाकर 9% टोटल ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि अबव 65 हैं, और 2036 आते आते ये 18% तक पहुंच जाएंगे। तो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है सीनियर सिटीजन्स की वो काफ़ी बढ़ने वाली है, तो उनके स्पेसिफिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिकल, हेल्थ, उन सब के बारे में हमें आपसे सोचना शुरू कर देना चाहिए। अदरवाइज लोग बहुत ज़्यादा होंगे हेल्थ के सर्विसेज को लेने वाले और हॉस्पिटल्स बहुत कम होंगे, तो अगेन देयर विल बी अ केओस। तो उससे बचने के लिए जो रिपोर्ट है पब्लिश की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस रिपोर्ट ने बताया क्या है, इस रिपोर्ट ने हमें बेसिकली ये बताया है कि इंडिया के अलावा अगर हम पूरे इंडिया के साथ साथ अगर पूरे वर्ल्ड को भी हम काउंट कर लें तो टोटल 16% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन विल बी एल्डरली पॉपुलेशन, जिनकी एज विल बी मोर देन 65 ईयर्स। ये बताया, तो परसेंटेज आपने ध्यान रखनी है। दूसरा, अब ये परसेंटेज कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होगी, नॉर्थ अफ्रीका वाला एरिया, ये लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को वाला एरिया, ये सारे जो एरियाज हैं। वेस्ट एशिया में आपके ये इजराइल वाला एरिया, पैलेस्तीन, इराक, ईरान, ये सारे जो एरिया हैं वो आ जाते हैं। सब सहारन अफ्रीका, जो सहारा वाला एरिया, सुडान, साउथ सुडान, नाइजीरिया, इन सब में बहुत ज़्यादा ही फास्टेस्ट ग्रोथ होने वाली है इन द नंबर ऑफ ओल्डर पीपल इन नेक्स्ट 3 डिकेड। अगले 30 सालों में काफ़ी ज़्यादा ये जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन को अपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे।
और साथ में जो यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है वो अभी सबसे ज़्यादा ओल्डर पीपल के शेयर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलपमेंट का लेवल अच्छा है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ के होने की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी है कि आपको कोई बीमारी अगर होती है तो उसका इलाज आपको अवेलेबल रहता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में अवेलेबल हैं, तभी ये अभी टॉप पर हैं हाईएस्ट शेयर में। फिर आएंगे आपके ये वाले कंट्रीज़, और ये बताते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये बताता है कि अब अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ज़्यादा शेयर ऑफ एल्डरली पीपल हैं, इसका मतलब हम लोगों ने भी हमारे यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव किया है, हमने उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रेंड है, अच्छा पैटर्न है। और साथ में अगर हम एल्डरली की बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि यस देयर विल बी जेंडर इनइक्वालिटी। इकोनॉमिकली बेसिकली क्या है कि जो वुमेन हैं दे आर नॉट ओनिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, मेजर टर्म्स में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है इनको मतलब अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये वल्नरेबल है इन सीनियर सिटीजन वाला कैटेगरी। तो इसीलिए आपको शुरुआत से ही जो विमेन हैं जो ओल्ड एज में एंटर कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से पेंशन बेनिफिट जो है वो देने चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं उनकी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी हो सके। तो ये रिपोर्ट ये बताती भी है कि यस जेंडर इनइक्वालिटी को भी हमें कहीं ना कहीं ठीक करना है, और कौन सी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने वाली है उसके बारे में बताते हैं, अभी किस में ज़्यादा है वो बताते हैं। और ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है ये अपने को ध्यान रखना है। इंडिया में सेंसस के हिसाब से 2011 में 9% जो लोग हैं दे आर सीनियर सिटीजन अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। अभी रिसेंटली ये जो नेटवर्क है इसको इस्टेब्लिश किया गया है इन जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। अब रडार बेसिकली होता क्या है, और उससे पहले कि वेदर रडार क्या होता है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, उसमें से ही एक है आपका रडार, कि किसी भी एरिया में अभी रेनफॉल अगर हो रही है तो उसका इम्पैक्ट इस साथ वाले एरिया पे क्या पड़ेगा, कब तक वो जो साइक्लोन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका विंड स्पीड कितनी है, ये सब चीज़ें जो अगर हमें जाननी है तो उसके लिए हमें चाहिए है वेदर रडार। तो वैसा ही जो डॉपलर रडार है हम लोगों ने अभी यहाँ पर इनॉग्रेट किया है, जिसमें हम ये भी चाहते हैं कि सिर्फ यही 3 स्टेट्स ही नहीं बल्कि 2025 तक हमारे यहाँ पर पूरे इंडिया में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को फोरकास्ट करने के लिए डिफरेंट जो रडार हैं हम लोग लगाएं, ताकि हमें पता हो कि किसी भी जगह का एक जो क्लाइमेट है वो किसी और जगह को भी इम्पैक्ट करता है। अगर हमें पहले वाला क्लाइमेट पता है तो फिर हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेडिक्शंस हैं कि यहाँ पर भी अगले कुछ सालों में ऐसा होने वाला है। तो लॉन्ग रेंज जो रडार है वो हमें चाहिए है, उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है डॉपलर रडार। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर बारिश हो रही है, ये बहुत दूर एक एरिया है जहाँ पर रडार लगा हुआ है, जहाँ पर ये रडार लगा हुआ है। ये क्या करेगा, रडार का बेसिकली मकसद होता है रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन। रडार का मतलब ही होता है रेडियो वेव डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो वेव्स को ये रिलीज करता है, और रेडियो वेव्स क्या है, अल्टीमेटली इस जगह पर जो रेनफॉल है, जो क्लाउड है, इससे टकराकर दोबारा एको करते हुए वापस आती है। तो जिस स्पीड से ये आ रही है, जिस स्पीड से ये गई है, उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो बारिश है इसकी वेलोसिटी कितनी है, जो ये पूरा का पूरा क्लाउड है ये जो ट्रैवल कर रहा है ये किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कब तक ये हमारे यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें इस रडार में हम लोग देखते हैं, और ये बहुत लॉन्ग रेंज है। यहाँ बारिश बहुत दूर किसी एरिया में हो रही है, रडार कहीं और लगा हुआ है, तो इस एरिया के लिए जो वेदर फोरकास्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये वाला जो बादल है वो कभी ना कभी तो है ट्रैवल कर रहा है, या फिर यहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, दैट डिपेंड्स कि इस बादल में पानी कितना है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इनसे रेडियो वेव्स टकरा कर वापस आएंगी, और इस जगह में जो भी बारिश हो रही है उसकी रेनफॉल की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी तेज रेनफॉल हो रही है, आपका वेलोसिटी कितना है, और जो पूरा साइक्लोन है, साइक्लोन का जो आई ऑफ द साइक्लोन है वो कहाँ पर है, जहाँ पर बेसिकली कोई भी हवा नहीं होती साइक्लोन के मिड में, वो कहाँ पर है, कितना उसका लंबाई है, और साथ में कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, कितने डिस्टेंस पर अभी एग्जिस्ट कर रहा है, और कब तक हमारे यहाँ पर ये पहुँच जाएगा। तो मेनली जो साइक्लोन्स हैं और जो आपकी रेनफॉल के पैटर्न्स हैं उनको
फोरकास्ट करने के लिए जो रडार है ये हम लोगों ने लगाया है, सो दैट वी कैन हैव लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। ये ध्यान रहेगा हमें। दूसरा अगर हम देखें कि इसको हमने डॉपलर क्यों बोला है, देखो डॉपलर का बेसिकली एक फिनोमेना है कि अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये एम्बुलेंस है, अगर ये एम्बुलेंस आपके पास आ रही है तो अल्टीमेटली इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है, आपको बहुत तेज ध्वनि इसकी सुनाई दे रही है। और अगर ये जो एम्बुलेंस है आपसे दूर जा रही है तो आपको इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो सुनाई देगी। तो ये दिस इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर ने यही कहा था कि कोई भी जो सोर्स है अगर आपके पास है तो उससे जो भी वेव निकल रही है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर कोई वेव जो निकल रही है और आपसे वो दूर है तो उसकी लो फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो इसी बेसिस पर जो डॉपलर नेटवर्क रडार है वो काम करता है कि अगर कोई भी जो चीज़ है, कोई भी, जैसे रेनफॉल की हम बात कर रहे थे, अगर वो बहुत दूर है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है तो वैसे ही जो एको है वो वापस आपके पास आएगी, तो उसके हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना रेनफॉल की इंटेंसिटी है और कितना ज़्यादा जो पैटर्न है वो ठीक रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डॉपलर के इफेक्ट में हम लोगों ने देखी हैं। पेपर में कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि किस तरीके से डॉपलर जो है उसके लॉज हम देखते हैं। तो डॉपलर के जो लॉज हैं वो यही है कि इफ़ यू आर नियर टू द सोर्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एनी वेव then you will have the high frequency, and if you have more distance with the vibrations of any wave you will receive the low frequency। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी होगी या लो फ्रीक्वेंसी होगी ये बता देता है कि जो चीज़ है वो दूर है या पास है। तो अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है इसका मतलब जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पास है, डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो वो चीज़ आपसे बहुत दूर है और फिर उसको आने में टाइम लगेगा, तो इससे आप डिस्टेंस और वेलोसिटी को ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कहाँ कहाँ पर लगा है, क्या इसका इम्पैक्ट है, क्या ये बेसिकली इसका स्टैटिक पोर्शन है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को, और इस बार 75th आर्मी डे मनाया गया है इन हैदराबाद। ठीक, तो ये ध्यान। दूसरा, ये मनाते क्यों हैं हम, क्योंकि इसी दिन 1949 में जो हमारे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे, उन्होंने जो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ की उपाधि हासिल की थी। इनसे पहले हमारे यहाँ पर जो कमांडर इन चीफ थे वो ब्रिटिश थे, जिनका नाम था जनरल सर फ्रांसिस बुचर। इनको रिप्लेस करते हुए जो के.एम. करियप्पा थे उन्होंने फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ की उपाधि ली थी। तो ये ध्यान रखेंगे 49 में 15 जनवरी को। हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था एक आर्मी वेटरन डे। वेटरन डे बेसिकली था कि जो हम तब मनाते थे जब जो अपने ये फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे वो फॉर्मली रिटायर हो गए थे फ्रॉम सर्विसेज, तो वो हम लोग मनाते थे 14 जैन को, और ये हम मनाते हैं 15 जैन को। तो ये ध्यान रखेंगे, आर्मी वेटरन डे अलग है, आर्मी डे अलग है, दोनों को मनाने का जो सिग्निफिकेंस है वो अलग अलग है। आर्मी डे को मनाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि हम लोग उन सभी लोगों को सेलिब्रेट करते हैं, उन सभी को हम थैंक यू बोलते हैं जो कि हमारी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर। तो एक सिग्निफिकेंट जो पार्टिसिपेशन है पूरी सोसाइटी में जो सोल्जर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए हम एक डे जो है डेडिकेट करते हैं। तो ये डे पता हो और ये आर्मी वेटरन डे का जो डे है वो पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वेजिव 3 स्पीशीज। अभी रिसेंटली न्यूज़ में है कि दिल्ली की जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है उन्होंने ये बोला है कि हम लोग हमारे यहाँ से 3 ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको हम यहाँ से निकालने वाले हैं, जिनमें से एक है आपकी विलायती किक्कर जिसका नाम है साइंटिफिक नेम प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा है सुबबूल जिसका नाम है रिवर टैमरिंड, और थर्ड है आपका यूकेलिप्टस। ये तीनों ऐसी वैरायटीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ की नेटिव जो वहाँ पर होनी चाहिए एक्चुअली उस डाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए बेसिकली हम इन तीनों स्पीशीज़ को वहाँ से हटाएंगे, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बोला है। अब अगर हम बात करें विलायती किक्कर की, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, इन्वेजिव स्पीशीज़ वो होती हैं जिनको आप कहीं और से लेकर आते हैं और जिनके आने की वजह से वहाँ की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी थी वो ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली दे हैव इन्वेडेड इन द इकोसिस्टम, और जो भी डाइवर्सिटी पहले एग्जिस्ट करती थी उनको उन्होंने हटा दिया। वैसे ही जो विलायती किक्कर है उसको हम लोग लेकर आए थे मेक्सिको से, ब्रिटिश लेकर आए थे इन 1930s में, और अब ये सिर्फ और सिर्फ यही ही दिखती है पूरे दिल्ली वाले एरिया में। तो इससे पहले की जो डाइवर्सिटी थी वो सारी खत्म हो चुकी है।
तो विलायती किकर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इज एन इम्पोर्टेंट इन्वेजिव स्पीशीज, जिसको हटाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। दूसरा है इसमें आपका यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस इन्वेजिव नहीं था, मतलब आप ये कह लो कि इंडिया में ही ये स्पीशीज थी। ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली हम इसको लेकर आए थे, बट ये इन्वेजिव इन नेचर नहीं थी, अभी भी नहीं है। बट इसका सिर्फ ये बुरी बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग ट्री है और बहुत ज़्यादा पानी को ये अब्जॉर्ब करता है। तो इसके आसपास के जो भी ट्रीज़ हैं, ट्री की स्पीशीज़ हैं, उनके लिए पानी बचता ही नहीं है। तो जिस ट्री को पानी ही नहीं मिलेगा, मॉइस्चर ही नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो तो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जिस भी एरिया में आपने यूकेलिप्टस लगा दिए, वहाँ पर कोई भी क्रॉप, वहाँ पर कोई भी ट्री एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो इसीलिए इसको भी हटाने की बात कर रहे हैं। और ऑल्सो जो आपका सुबबूल है, इसको भी हम लोग मैक्सिको से लेकर आए थे ताकि फ्यूल हम बना सकें, फ्यूल वुड हम बना सकें, लकड़ियों से हम जो चूल्हा वगैरह जलाते हैं उनके लिए लेकर आए थे, और साथ में आपका जो फॉडर था उसके लिए लेकर आए थे, है ना। तो लेकिन अब ये इन्वेजिव बन चुकी हैं क्योंकि इन्होंने अपने आसपास वाले जितने भी एरियाज में ग्राउंड वाटर का टेबल था उसको ख़त्म कर दिया है। तो जो पानी है अंडरग्राउंड वाटर वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रीज अगर ये वाले होंगे तो दे विल एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो तीनों के नाम पता हो, कौन कहाँ से आया है और बेसिकली किसका क्या रोल है, ये अपने को आइडिया होना चाहिए। यूकेलिप्टस तो है आपका यस एन ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नेशनल ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं इसे, दैट यूकेलिप्टस यहाँ पर पाया जाता है बहुत ज़्यादा। और ये ऑस्ट्रेलिया से ही आए, इन्वेजिव में भी ना हो, बट बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, पानी की रिक्वायरमेंट इसको काफ़ी ज़्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट द इंडिया स्टोरी। ऑक्सफैम जो इंडिया रिपोर्ट है अभी उसने ये बताया है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है इंडिया में अभी भी। इन्होंने ये बताया है कि इंडिया का जो सबसे 1% रिचेस्ट पर्सन है उसके पास पूरे कंट्री की अराउंड 40% ऑफ वेल्थ एग्जिस्ट करती है, और जो आपके बॉटम 50% के लोग हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ 3% ऑफ वेल्थ जो है एग्जिस्ट करती है। तो पिछले 10 सालों में चीज़ें और भी बिगड़ी हैं, जिसमें रिच हैज़ बिकम मोर रिचर, मतलब हैज़ बिकम रिचर, और पुअर हैज़ बिकम पुअरर। तो ये जो ट्रेंड है ये बताया है हमें किसने, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने, जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी। एक तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बताते हैं, साथ में ये जेंडर इनइक्वालिटी भी बताते हैं कि किसी भी काम को करने का अगर किसी मेन को 1 रुपया मिलता है तो उसी काम को करने का जो फीमेल है उसको मिलता है 63 पैसे। तो ये वेज इनइक्वालिटी है, जेंडर डिस्पैरिटी है, वो भी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा अगर हम और हाइलाइट्स देखें तो इन्होंने ये भी बताया है कि ठीक है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, बेसिकली क्रक्स तो वही है, अब इसको ठीक कैसे करना है। प्रॉब्लम तो बता दिया आपने, बट कोई सोल्यूशन भी तो होगा इसका। सोल्यूशन ये बोला गया है कि आप एक काम कीजिए कि जो आपका हेल्थ सेक्टर पर लगने वाला एक्सपेंडिचर है उसको आप बढ़ा दीजिए टू 2.5% ऑफ GDP बाय 2025। कि अगर आपके देश में, आपके देश की इनकम 100 रुपये है तो उसमें से 2.5 रुपये आप लगाते हैं हेल्थ सेक्टर पर, और उसके साथ साथ एजुकेशन पर आप बजटरी अलॉटमेंट कीजिए 6% ऑफ GDP। कि 100 रुपये की जो इनकम है पूरी कंट्री की उसमें से जो 6 रुपये हैं आप एजुकेशन पर लगाइए, लोगों को एजुकेशन दीजिए, लोगों को स्किल दीजिए, ताकि जो लोग हैं वो आगे मार्केट में निकल कर काम कर सके, compete कर सके और बढ़िया तरीके से पैसे भी कमा सके। तो रिच रिचर नहीं होगा, पुअर पुअरर नहीं रहेगा। हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी कर दी आपने, एजुकेशन अच्छी कर दी। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि जो ये सजेस्टेड वे फॉरवर्ड्स हैं वो बेसिकली क्या है, कितना % ऑफ GDP जो है हमें हेल्थ सेक्टर पर लगाना है, कितना % ऑफ GDP हमें एजुकेशन सेक्टर पर लगाना है, तो ये याद होने चाहिए ये। दूसरा इन्होंने ये बोला है कि जो ज़्यादा रिच लोग हैं उनके ऊपर हमें ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, और साथ में जो वन टाइम टैक्स जिसको हम कह रहे हैं सॉलिडारिटी टैक्स, कि जितने भी अभी ज़्यादा रिच लोग हैं उनको हम वन टाइम टैक्स लगा रहे हैं कि इतना पैसा तो उनको देना होगा, ताकि वी कैन रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ इन अ इफेक्टिव मैनर और एफिशिएंट मैनर। तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा, वी कैन हैव द विंडफॉल टैक्सेस की इम्पोजिशन ऑन लार्ज प्रॉफिट मेकिंग फूड कंपनीज।
देखो विंडफॉल टैक्स क्या होता है। विंडफॉल टैक्स का बेसिकली मतलब होता है कि आपकी कोई कंपनी है, आपने कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई, आपने कोई और मार्केटिंग नहीं करी, आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं करी, बट फिर भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ऐसे जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको ठीक रखने के लिए, उनका कुछ शेयर गवर्नमेंट तक भी पहुंचाने के लिए वी इम्पोज दी विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स बेसिकली वही है कि जिसमें आपने खुद कुछ नहीं किया है, बस मार्केट की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि आपको प्रॉफिट हो गया, मे बी इन्फ्लेशन हो गया, डिमांड बढ़ गई लोगों की, और साथ में जो प्राइस है आपने बढ़ा दी, क्वालिटी उतनी ही रखी है आपने खुद को स्ट्रेटजी नहीं लगाई, बस मार्केट का हाल ऐसा हो गया कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग खरीदने लग गए। तो ऐसी जो फूड कंपनीज हैं उनके ऊपर हम लगा सकते हैं विंडफॉल टैक्स। तो बेसिकली बस पता हो ये स्टेप सही है या गलत है वो अलग बात है, बट ऑक्सफैम इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें ये बोला गया है कि ये 4 चीज़ें अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी हमारे देश में एग्जिस्ट कर रही है उसको हम ख़त्म कर पाएंगे। तो आपको रिपोर्ट का नाम पता हो, किसने रिलीज करी है वो पता हो, मेजर्स जो है वो पता हो, और इसका जो क्रक्स है कि 1% के पास टोटल 40% है और 50% के पास सिर्फ 3% है। ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स फाउंड इन स्वीडन। स्वीडन के नॉर्थ एरिया में हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं। अभी से पहले जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स थे वो पाए जाते थे चाइना में। तो चाइना बेसिकली पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा था एक मोनोपोलाइजेशन बनाकर कि किसी को रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए तो चाइना के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 90% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इट इज प्रोड्यूस्ड बाय चाइना। तो उसके अलावा अब स्वीडन में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना की जो मोनोपोली है ओवर दिस सेक्टर उसको हम काउंटर कर पाएंगे। स्वीडन का जो किरुना जगह है ये आपको पता हो कि नॉर्दर्न स्वीडन में पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स अगर पाए गए हैं तो इनको हम वेल टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक्सट्रैक्ट कर सके, बहुत पैसे ना लगे हमारे एक्सट्रैक्शन करने में, अदरवाइज तो हम इंपोर्ट ही कर लेते फिर चाइना से। तो कम से कम पैसे लगे, मोर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड रहे हमारी, एफिशिएंटली हम उसको प्रोड्यूस करें, तो वही हमारा मकसद है। अगर हम बात करें व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कि ठीक है कि मिल गए स्वीडन में, ओके अच्छी बात है, बट अब इसका फायदा क्या है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं बेसिकली आपके टोटल 17 मेटालिक एलिमेंट्स। 17 ये मेटल्स हैं जिसमें से 15 है आपके लैंथेनाइड्स और 2 हैं आपके एक्टिनाइड्स जिनका नाम है स्कैंडियम एंड यट्रियम। ये आते हैं आपके एक्टानॉइड में, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये 17 में से जो 15 हैं वो लैंथेनाइड्स हैं और जो 2 हैं आपके स्कैंडियम और यट्रियम, ये आपके मिलते हैं जो दूसरी सीरीज एक्टानॉइड वाली वहां पर मिलते हैं। दूसरा क्या है अब इसमें कि जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत जगहों पर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूज होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो भी हम लोग मोबाइल फोन्स यूज़ कर रहे हैं, जो बैटरीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको बढ़िया करने के लिए, उनकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए ये एलिमेंट्स उनमें यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे यूज एज ए कैटलिस्ट, कि जो भी आपके कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं जो इंजन्स में आगे लगते हैं व्हीकल्स में, कारों में खास करके, उनको अगर हम लगाते हैं तो अल्टीमेटली जो आपका नाइट्रोजन का एमिशन है व्हीकल से वो कम हो जाता है। तो ये बेसिकली कन्वर्टर जो लगाया हमने इंजन में वो किस चीज़ का बना है, दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं आपके मैग्नेटिक चीज़ों को बनाने के लिए, आपका मेटल अलॉयज बनाने के लिए, ग्लास वगैरह बनाने के लिए, जितने पॉलिश ग्लास हैं आपके, इन सबको थर्मल मिरर्स बनाने के लिए। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स होने चाहिए। वो थे पहले चाइना के पास, अब आगे स्वीडन के पास भी। इसीलिए जो मोनोपोली है चाइना की वो कहीं ना कहीं हम काउंटर कर पाएंगे, एंड दैट इज़ इन हक ऑफ इंडिया एज वेल। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में पूरे वर्ल्ड का मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 6% जो रिजर्व्स हैं वो पाए जाते हैं, है ना। तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 6% जो रिजर्व्स हैं वो पाए जाते हैं। और पूरे अगर हम इंडिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर पूरे वर्ल्ड में 100 किलोग्राम हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से सिर्फ 1 किलोग्राम ही इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो रिजर्व्स तो हमारे 6% एक्सट्रैक्ट करने के हैं पूरे वर्ल्ड के मुकाबले, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ 1% ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं।
अभी हमारा जो मकसद है वो यही है कि हमारा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो थोरियम है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो थोरियम को हम बढ़िया तरीके से एक्सट्रैक्ट करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक पहुंचाएं और एनर्जी को प्रोड्यूस करें। तो जो थोरियम है वो मिलता है आपको फ्रॉम मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड बेसिकली इट इज एन ओर ऑफ थोरियम। अगर केरला वाले एरिया में, तमिलनाडु वाले एरिया में बहुत ज़्यादा अगर ये मिलता है तो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहती है उसकी माइनिंग करने के लिए और एक्सट्रैक्शन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं इंडिया में, उनको एक्सट्रैक्ट करना भी, उनको माइन करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड्स की। तो आपको ये पता हो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, उसमें से लेंथेनाइड्स कितने हैं, एक्टिनाइड्स कितने हैं, ये पता हो। 15 और 2 हैं। कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है, क्या बेसिकली ये न्यूज़ में थे, है ना, और ये कहाँ पर मिले हैं, ये अपने को आइडिया हल्का सा हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्रयान 1 की। शुक्रयान 1 न्यूज़ में था क्योंकि इसको लॉन्च करने की जो डेट है वो अब थोड़ी सी आगे बढ़ा दी गई है 2031 तक। अदरवाइज 2024 के दिसंबर में इसको हम लोगों ने लॉन्च करना था, बट ड्यू टू मेनी डिलेज अभी तक इसको फाइनेंसेस भी नहीं मिले हैं बनने के लिए, सरकार से अभी जो फंड्स आने हैं वो भी नहीं आए हैं, इसीलिए जो चांस हमारा था 2024 में इसको लॉन्च करने का वो हम खो देंगे और फिर हम इसको लॉन्च करेंगे 2031 में। 2031 में इसलिए क्योंकि उस टाइम पर जो अर्थ और वीनस है वो दोनों काफ़ी कम डिस्टेंस पर होंगे और जो शुक्रयान है वो इजीली वीनस तक पहुंच जाएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब शुक्रयान अगेन शुक्र है तो मतलब वीनस ग्रह की ही हम बात कर रहे हैं। इंडिया के अलावा यूएसए और जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये भी वहाँ पर एक मिशन भेजने वाले हैं वीनस को स्टडी करने के लिए। यूएसए वाले का नाम है वेरिटास और यूरोपियन वाले का नाम है आपका एनविजन। पेपर में क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में एनविजन इज ऑफ विच कंट्री और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन टू स्टडी व्हाट प्लैनेट। तो वीनस को स्टडी करने के लिए है किसका, ईएसए का। इस इंडिया का भी जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी ये बोला था कि हम लोग इसको 2024 में भेज देंगे, बट हम लोग इसको भेजेंगे 2031 में, सो दैट जो फ्यूल है वो कंजप्शन हमारी कम हो। दूसरा अगर हम बात करें शुक्रयान मिशन के बारे में, तो क्या ये लैंडर मिशन होगा, तो आंसर इज नो, इट विल नॉट बी लैंडर मिशन, इट विल ओनली बी एन ऑर्बिटर मिशन। और ये अगर हम भेज रहे हैं वहाँ पर वीनस के अराउंड ऑर्बिट करेगा, तो पूरे वीनस की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके जो लेयर्स हैं उनमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कॉम्पोजिशन कैसी है, क्या वाटर की अवेलेबिलिटी थी पहले टाइम में या नहीं थी, इन सब बातों का जो जिक्र है वो किया जाएगा बाय दिस शुक्रयान मिशन। वोल्केनिक एक्टिविटी वहाँ पर हुई है कि नहीं हुई है, एमिशंस कार्बन के कितने ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब मिलेगी हमें फ्रॉम शुक्रयान 1। दूसरा अगर हम वीनस की बात करें तो वीनस के बारे में बड़ी और ख़ास बातें हैं कि जो वीनस है वो इन अर्थ का ट्विन कहलाता है। वीनस इज कंसिडर्ड टू बी अर्थ ट्विन क्योंकि इनकी जो शेप है, इनका जो साइज है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो शेप और साइज की वजह से हम इसको कहते हैं अर्थ का ट्विन, ना कि इसलिए कि यहाँ पर लाइफ ज़्यादा पॉसिबल है एज कम्पेयर टू मार्स। वो वहाँ ज़्यादा पॉसिबल है, यहाँ थोड़ी सी कम पॉसिबल है। साथ में ये सेकंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख पाते हैं नाइट स्काई में आफ्टर मून। मून तो हमें दिखता ही है, ये भी हमें दिखता है, तो एक तो ये इसकी खास बात है। दूसरा इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन दी सोलर सिस्टम, कि पूरे सोलर सिस्टम में मरक्यूरी जो है, बुध ग्रह जो वो सन के पास है, तो वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ये बुध के बाद आता है और फिर भी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट की कैटेगरी में ही आता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है, वीनस की अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर है आपकी CO2 गैसेस, और ये जो CO2 गैस है दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस, जो जाने वाली जो रेडिएशन है उसको ट्रैप कर लेती हैं। तो जाती हुई जो अर्थ की रेडिएशन है उसको जब इन्होंने ट्रैप कर लिया तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अर्थ का टेम्परेचर, वीनस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया। तो ज़्यादा CO2 की प्रेजेंस होने की वजह से वीनस का टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी हाई एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी दी हॉटेस्ट प्लैनेट। सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, अर्थ का ट्विन है। इसको रोटेशन प्लस रेवोल्यूशन करने में ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है। जितना टाइम इसको अपनी एक्सिस पर घूमने में लगता है उतना ही ऑलमोस्ट टाइम इसको अर्थ उसको सन के अराउंड चक्कर लगाने में लगता है।
तो इट्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड इज काइंड ऑफ सेम, ऑलमोस्ट सेम। तो ये पता हो शुक्रियान 1 के बारे में। ऑर्बिटर मिशन है, क्या ये करेगा, बेसिकली वोल्केनिक एक्टिविटी है या नहीं है, एमिशन है या नहीं है, जो भी आपके सन से सोलर विंड्स निकल रही हैं, सन से जो भी सोलर विंड्स निकल रही हैं उनका किस तरीके से इंटरेक्शंस हो रहा है विद वेनुसियन आयनोस्फेयर। जो वीनस का जो अपर वाला एरिया है, जैसे हम अर्थ की बात करें जहाँ पर हम रहते हैं वो ट्रोपोस्फेयर है, इससे ऊपर जाते जाओगे तो अल्टीमेटली आपको आयनोस्फेयर मिलेगा, वैसे ही वीनस पर भी होगा। तो सोलर विंड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन आयनोस्फीयर, वो भी स्टडी करने के लिए हम इसको भेज रहे हैं। तो यूएसए वाले का नाम पता हो वेरिटास है, ईएसए वाले का नाम पता हो एनविजन है, इंडिया वाले का नाम पता हो शुक्रियान है, कब जाएगा, क्यों जाएगा और इसके क्या और स्पेसिफिकेशंस हैं, ये आइडिया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज वरुण। ये वरुण एक्सरसाइज है आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये अभी 21st एडिशन हुआ है इसका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1993 से ही एक्सरसाइज है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में चलती हुई आई है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमारे बनने शुरू हुए हैं। इसके अलावा ये तो हो गई आपकी नेवल एक्सरसाइज, ये नेवी टू नेवी है। इसके अलावा अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी वाली है इसकी एक्सरसाइज शक्ति और एयरफोर्स वाली है इसकी एक्सरसाइज गरुड़। तो पेपर में क्वेश्चन कोई भी आए, एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज गरुड़, एक्सरसाइज वरुणा, तीनों की तीनों फ्रांस के बीच में है, उसमें नेवी कौन सी है, एयरफोर्स कौन सी है और आपकी आर्मी कौन सी है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली ही 16 जैन से 20 जैन तक कंडक्ट हुई है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे दी पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अभी रिसेंटली जितने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं हमारे, उन्होंने ये बताया है कि इंडिया में जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। 2022 में इनकी पॉपुलेशन थी 1784, अब ये हो चुके हैं 1793। तो ऑलमोस्ट जो 9 इंडिविजुअल्स हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के वो बढ़ गए हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ये मिलते हैं आपको भितरकनिका नेशनल पार्क के पास। भितरकनिका नेशनल पार्क है आपका उड़ीसा में, और उसके आसपास एक आपका एरिया है केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट। केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर इंडिया के सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इंडिया का जो क्रोकोडाइल मगर है वो, और आपका घड़ियाल, ये तीनों ही अवेलेबल है। तो इट इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल और मगर, ये जो स्पीशीज़ के नाम हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और भितरकनिका तो फेमस ही बहुत है फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इसके साथ साथ जो आपका अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर दिस स्पीशी। और कोई भी स्पीशी न्यूज़ में अगर रहती है तो उसका IUCN स्टेटस, उसका साइट्स में अपेंडिक्स और इंडिया के WPM शेड्यूल हमें पता होता है। IUCN में इसका लीस्ट कंसर्न कि बहुत ज़्यादा ये मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडियन ओशन में भी हैं, उड़ीसा के पास भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा भी थ्रेटेंड एक्सटिंक्शन नहीं है, इनका काम आसानी से चल जाएगा। तो दैट इज़ वाई दे आर इन लीस्ट कंसर्न कैटेगरी। साइट्स में ये है आपके अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज होती हैं जो कि थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन है, अगर इनके लिए काम नहीं किया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। उसका मतलब होता है अपेंडिक्स 1 में इनको डाल दीजिए जिनका ट्रेड हम लोग रेगुलेट कर लेंगे। अपेंडिक्स 2 ये है, अपेंडिक्स 2 में ये है लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के लिए, ऑस्ट्रेलिया में जो ये क्रोकोडाइल मिलते हैं वहाँ के लिए, इंडोनेशिया के लिए और पपुआ न्यू गिनी के लिए। ये सिर्फ 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपेंडिक्स 2 में रखती हैं इस पूरी स्पीशी को, ताकि जो ट्रेड है वो अभी चलता रहे। अपेंडिक्स 2 में वो होती हैं जो कि अभी एक्सटिंक्शन के कगार पर नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये भी आ जाएंगी, तो उस लेवल पर हम इनकी प्रोटेक्शन करते हैं फिर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और WPA में है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में वो स्पीशीज होती हैं जिनको हंट करना, पोच करना, परेशान करना सबसे ज़्यादा पनिशेबल ऑफेंस होता है, मैक्सिमम फाइन आपको लगेगा ये सब करके। तो शेड्यूल 1 में है, लीस्ट कंसर्न है IUCN में, अपेंडिक्स 1 है साइट्स में, और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया प्लस पपुआ न्यू गिनी, इन 3 कंट्रीज़ में ये मिलते हैं आपको अपेंडिक्स 2 में। इंडिया में कितने हैं, कहाँ मिलते हैं, ये हमने देख लिया, ऐसे ये दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हैदराबाद, दी सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो पहली बात तो ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या, इससे पहले के 3 रेवोल्यूशन क्या थे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जब हम लोगों ने ये स्टीम इंजन,
जो पावर लूम, जो कॉटन वगैरह बनाने के लिए इंडस्ट्रीज लगाई थी, दैट वाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो हम कहते हैं ना ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था, ये वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। सेकेंड है आपका जब हमने बहुत ही ज़्यादा मास प्रोडक्शन पर चीज़ें करनी शुरू कर दी थी कि एक ही टाइम में मैक्सिमम जो आउटपुट है वो हमने निकाल दी। असेंबली लाइंस, जो पूरी इंडस्ट्री चलती है ना, एक से लेकर एक तक पूरी वो लाइन चलती रहती है, कोई कुछ कर रहा है उस लाइन में, कोई कुछ कर रहा है उस लाइन में, तो पूरी जो असेंबली लाइन है वो आई जब, दैट इज मास प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट इज नोन एज सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी आई बेसिकली, तब सेकेंड IR की हम बात करते हैं। थर्ड IR है आपका जब कंप्यूटर्स आए, और फोर्थ IR है जब आपका कंप्यूटर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, जब आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स आए, कि हम लोग अभी घर पहुंचे भी नहीं हैं और हम लोगों ने अपने घर का AC ऑन कर दिया, तो और साथ में जैसे दरवाज़ा खुला वैसे ही AC भी ऑन हो गया, तो जो दरवाजे में सेंसर लगा हुआ है वो AC में भी लगा हुआ है, दरवाज़ा खोलते ही AC चालू हो जाता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आती हैं, और WEF का ये कहना है कि इन सभी टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे और ह्यूमैनिटी के लिए यूटिलाइजेशन में लेकर आएंगे। तो हेल्थ केयर में, मेडिकल में, इन सभी सर्विसेज में अगर हम टेक्नोलॉजी को लेकर आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की सेहतें सही हो सकती हैं। तो उस पर रिसर्च करने के लिए हैदराबाद इज़ सिलेक्टेड। तो हैदराबाद इज द सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अ काइंड ऑफ बॉडी होगी ये जो सारा का सारा काम संभालेगी, C4IR। इट विल बी एन ऑटोनमस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद द थीमेटिक ऑन हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, मेडिसिन बनाना, टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना सो दैट लोगों की जाने ना जाए। तो उन सब के लिए जो भी रिसर्च वगैरह होगी वो हैदराबाद में होगी, और इसको किसने चूज किया है? WEF ने। तो आपको ये पता हो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, और ये कौन सा सिटी चूज किया गया है, किसके द्वारा चूज किया गया है, तीनों चीज़ों का हमें आइडिया हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसको हम लोगों ने बिल्कुल जो भी हमने ओरिजिनली सोचा था उस पूरे प्लान को स्क्रैप कर दिया है। उस प्लान को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और ये भी न्यूज़ में इसलिए था। अब ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट में है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, वो हम देखेंगे। ये है आपका अरुणाचल में, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्रा रिवर है, हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है। इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, एक का नाम है डरी, DRI, एक का नाम है आपका टेंगोन। DRI और टेंगोन 2 ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपकी ब्रह्मपुत्रा की हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने 2 डैम्स बनाने थे, और जिन डैम्स को बनाकर हम लोगों ने हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने थे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ऑलरेडी उनको आपको निकालना पड़ेगा, जो भी क्लियरेंस है फॉरेस्ट को काटने के लिए वो आपने नहीं ली है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी टाइम से चल रहा था न्यूज़ में। अब इसको हम लोगों ने बोल दिया है कि ये हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरे के पूरे तरीके से स्क्रैप कर दिया गया है। बस अपने को पता हो कि कौन से ये प्रदेश में है, कौन से स्टेट में है, कौन सी जो 2 रिवर्स हैं इनके ऊपर हम लोगों ने डैम बनाना था, और अल्टीमेटली यहाँ पर आकर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना था। ठीक है, तो यहाँ से हम टनल निकाल रहे थे जो यहाँ तक आएगी, यहाँ से हम टनल निकाल रहे थे जो यहाँ तक आएगी, और अल्टीमेटली यहाँ पर पानी स्टोर होगा, फिर पानी क्या है टकराएगा टरबाइंस के ऊपर, वहाँ से बिजली बनेगी, और ये जो पानी है अल्टीमेटली आपका फिर चला जाएगा, मतलब आगे जो भी कोर्स रहेगा पानी का वो आगे चला जाएगा। तो अब ये स्क्रैप ही हो गया है, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। बस ये पता होगी कौन से स्टेट में है, कौन सी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये न्यूज़ में क्यों था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पॉट बेलीड ईगल आउल। ऐसा ये दिखता है, और न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि इसको भी रिसेंटली स्पॉट किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन शेषाचलम फॉरेस्ट एंड फॉर द थर्ड टाइम इन आंध्र प्रदेश। शेषाचलम जो फॉरेस्ट है आपकी वो आंध्र प्रदेश में है, और उस नेशनल पार्क में आपको पहली बार ये जो स्पीशी है वो देखने को मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार देखने को मिली है, वो आंध्र प्रदेश में ही ये और जगहों पर मिलती हुई आई है। तो अभी टोटल ये थर्ड टाइम है जो कि आंध्र प्रदेश में ये देखने को मिली है। इससे पहले शेषाचलम में नहीं था ये स्पीशी, उससे पहले पाया जाता था ये नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के पास। तो बस ये लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पेपर में क्वेश्चन आता है कि नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, तो पता हो आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है शेषाचलम फॉरेस्ट जो है वो कौन से स्टेट में है, तो पता हो।
स्पॉट बेलीड जो आपकी ईगल आउल है वो क्यों फेमस है ये पता हो। इसको हम और भी क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट ईगल आउल, जो कि काफ़ी ज़्यादा रॉकी हिल्स के ऊपर रहता है और काफ़ी ज़्यादा जो इसकी बेली है, इसका जो पेट वाला एरिया है, काफ़ी सारे स्पॉट्स वहाँ पर इसीलिए हैं, इसका नाम पड़ता है स्पॉट बेलीड ईगल आउल। इंडिया में, इंडिया के अलावा और कहाँ कहाँ पर मिलता है ये, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। इंडिया के लिए एंडेमिक नहीं है, इंडिया जैसी और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका हो गया, फिलीपाइंस हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, इन सभी कंट्रीज़ में ये मिलता है। तो आपको बस पता हो कि इंडिया के साथ जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन सब में ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि खाता क्या है, ये आपके जो भी कार्निवोर्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जो और बड़े मरीन, जो और लार्ज बर्ड्स हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो अगर थ्रेट्स अगर इसको होते हैं तो वो इसलिए होते हैं सिर्फ क्योंकि जो बाकी और स्पीशीज़ हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं, बट अभी के हिसाब से ये जो स्पीशी है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। इसीलिए इसके साथ हम देख लेते हैं कि जिसका IUCN स्टेटस है वो क्या है, लीस्ट कंसर्न। क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर वाले का भी लीस्ट कंसर्न था, इस वाले का भी लीस्ट कंसर्न है। आउल हो चाहे क्रोकोडाइल है, दोनों लीस्ट कंसर्न है IUCN में। और साथ में अगर मैं साइट्स की बात करूं कि हमें इसका ट्रेड रेगुलेट करना है या नहीं करना है, तो इट इज़ इन अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज हुआ करती थी जिनका ट्रेड हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, प्रोहिबिट करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत इलीगल ट्रेड ना हो, बट प्रोहिबिट करने की भी आवश्यकता नहीं है, उस हिसाब से ध्यान रखना। तो ये अपेंडिक्स 2 में है। जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल था आपका, वो था अपेंडिक्स 1 में, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, इन 3 कंट्रीज़ में था, वो अपेंडिक्स 2 में। दोनों का आप कंपेयर करके पढ़ना, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं ये आपने याद रखना है। वो भितरकनिका वाला एरिया में है, केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा वाले एरिया में, अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में, और ये सब आपकी नेबरिंग कंट्रीज जो भी इंडिया को टच करती हैं, ये इंडिया के बिल्कुल पास पड़ती है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कंपेरिजन करके ही चीज़ें याद रहेंगी हमें। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे AK-23 राइफल्स। अभी रिसेंट 203 राइफल्स अभी ये न्यूज़ में थी क्योंकि इंडिया और रशिया ने इनको बनाने के लिए अमेठी में एक जॉइंट कोलैबोरेशन में फैक्ट्री अब लगा ली है, जहां पर ये जॉइंटली प्रोड्यूस की जा रही हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है AK-203 राइफल इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन विच कंट्रीज, तो आंसर इज इंडिया एंड रशिया। AK-203 है क्या, राइफल्स हैं, अ काइंड ऑफ बंदूक जिस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक। एक तो ये, दूसरा इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके जॉइंट वेंचर की, तो ये इंडिया रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है जिसमें इंडिया की कंपनी भी शामिल है और रशिया की कंपनी भी शामिल है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और साथ में जो रशिया की हम बात करें तो रशिया में कालाशनिकोव कंसर्न जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, एंड रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, ये सब भी आपके रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस कोलैबोरेशन। पेपर में क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इंडिया की बॉडी कौन सी है, तो दैट इज इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। रशिया की तरफ से आपका ये कालाशनिकोव और आपका रोसोबोरोन एक्सपोर्ट। इसके साथ साथ इन राइफल्स को बनाने के साथ साथ इंडिया ये भी चाहता है कि जो ये कोरवा राइफल फैक्ट्री है अमेठी में, इसको भी हम लोग अपग्रेड कर दें ताकि हम बढ़िया तरीके से जो राइफल्स हैं वो बना सकें। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो राइफल्स हम लोग बना रहे हैं AK-203, इनको हम अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ राइफल्स। तो ये अपग्रेडेड नंबर है। अमेठी में ये है, कोलैबोरेशन कौन सी कंट्रीज के बीच में है, इन दोनों से क्वेश्चन हमारा बन सकता है, न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे IL-38 एयरक्राफ्ट। ये न्यूज़ में था क्योंकि पहली बार तो ये एक नेवल एयरक्राफ्ट है, जो नेवी के पास एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें से एक ये है। दूसरा ये न्यूज़ में था क्योंकि अभी जो कर्तव्य पथ पर जो 26 जनवरी की परेड हुई है उसमें इन्होंने किया है पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड परहैप्स फॉर द लास्ट टाइम, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो परेड है उसमें हिस्सा लिया है। IL-38 एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं। ये था आपका एक मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, 1977 इंडियन नेवी में आया था और 2021 में इसको हम लोगों ने डीकमीशन कर दिया था। अब ये बेसिकली होता क्या है कि ये ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है, जितने भी सर्च ऑपरेशंस हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करनी है, ये सब की जा सकती है फ्रॉम दिस एयरक्राफ्ट।
और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट का मतलब ये भी होता है नज़र रखने के लिए कि कोई भी जो इलीगल एक्टिविटी है कोस्ट पर वो ना हो और जिसको हम इजीली रोक सके। तो काफ़ी सारे जो मिसाइल्स हैं, काफ़ी सारे जो इसमें आर्म्स हैं वो भी रखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से IL-38 काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि पहली बार ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो एक तो न्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये क्या किस तरीके का एयरक्राफ्ट है, फाइटर है या रिकॉनेसेंस है? तो आंसर इज रिकॉनेसेंस, जो कि बेसिकली सर्च और नज़र रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कब आया था? 77 में आया था। और कब तक रहा? 2021 तक रहा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 17th असर रिपोर्ट। असर रिपोर्ट है आपकी एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसमें हम ये सर्वे करते हैं कि जो बच्चे 10th तक पढ़ रहे हैं उनको कितनी चीज़ें आती हैं रिगार्डिंग हिंदी, इंग्लिश, मैथ, लैंग्वेज, इन सब के लिए। तो जो असर रिपोर्ट है ये हर साल रिलीज़ की जाती है बाय NGO प्रथम। एक प्रथम NGO है जिसका ये काम है हर साल जो सिटीजन को पार्टिसिपेट करवाना इन दी सर्वे। और ये जो सिटीजन है ये हर घर में जाकर लोगों के बच्चों से जो पूछते हैं कि आपको मैथ्स आता है या नहीं आता है, क्वेश्चन सॉल्व करवा कर देखते हैं। तो उसके हिसाब से वो टिक लगते हैं उस पूरी की पूरी सर्वे बुक में कि हाँ मैथ में तो अच्छे हैं, इंग्लिश में बुरा हाल है, इंग्लिश में ठीक है, मैथ नहीं आता है। तो वो सभी जो चीज़ें हैं ये की जाती हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे। हाउस होल्ड सर्वे है, ये स्कूल बेस्ड सर्वे नहीं है और सिटीजन ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें हम देख लेते हैं कि हर साल 2005 से हम लोग इसको कनेक्ट करते हुए आ रहे हैं इन ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। अभी ये अर्बन एरियाज के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज के ही जो गांव है इसमें हम लोग इंक्लूड किए हुए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सारे के सारे वो बच्चे जिन्होंने 3 to 6 ईयर्स की जिनकी एज है वो, और जिनको बेसिक रीडिंग या फिर अरिथमेटिक जो है बेसिकली आपका, उनको हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज होगी, चाहे कोई भी आपका मैथ हो गया, रीजनिंग होगी, उनके जो भी क्वेश्चंस होगी वो हमसे निकलवा कर देखते हैं, और अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उसमें क्रॉस लगा देते हैं। चलिए, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है कि एनरोलमेंट स्टेटस भी हम इसमें देखते हैं कि पिछले साल के मुकाबले कितने बच्चे स्कूलों में एनरोल हुए हैं, है ना, कि 3 से 16 साल का बच्चा एनरोलमेंट उसकी कैसी है, स्कूल में गया है कि नहीं गया है, और 5 से 16 वो जो स्कूल में जा तो रहे हैं लेकिन उनको अगर कुछ आता है या नहीं आता है वो पता करना है हमें। सो दैट इज़ वाई डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं यहाँ पर। और अगर हम इस रिपोर्ट की हाईलाइट्स की बात करें तो उन्होंने हमें ये बताया है कि जो चिल्ड्रन हैं अब गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल ज़्यादा करवा रहे हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल्स। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। दूसरा, इसमें ये भी बोला गया है कि जो भी आपके क्लास 3 और क्लास 5 के जो बच्चे हैं उनमें अभी भी अरिथमेटिक स्किल्स होगी, रीडिंग स्किल्स होगी, उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं देखी गई है। इतने सालों के बावजूद भी, इतने सालों की मेहनत के बावजूद भी जो बच्चे हैं अभी भी सफ़र कर रहे हैं, एंड ये ज़्यादा है बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से जो भी स्कूल्स ऑनलाइन हुए थे उसमें जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई थी। तो उसी का ही रिजल्ट जो है हम लोग अभी तक देख रहे हैं इस साल में। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो रीडिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हैं। दूसरा, अगर हम देखें इसमें और चीज़ों के बारे में कि जो राइज इन प्रेजेंस ऑफ स्मार्टफोन्स, कि अब स्कूल्स में जो बच्चे आ रहे हैं उनके घरों पर स्मार्टफोन्स हैं, ऑनलाइन क्लास भी वो देख सकते हैं, यूट्यूब के एक्सेस भी उनके पास हैं सारे लेक्चर्स वगैरह के। तो एक तो ये राइज देखने को मिला है। दूसरा, अटेंडेंस है स्टेबल, कि ठीक है जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कूलों में जा रहे हैं। जितने बच्चे स्कूलों में दाखिल हैं उनके 72% जो बच्चे हैं वो हर रोज़ या रेगुलरली स्कूल आते हैं। 72% इज अटेंडेंस ऑफ ऑल दी स्कूल्स, तो ये पता हो। दूसरा, अगर इसमें हम देखें कि क्या कोई जो बच्चा है वो ट्यूशन क्लासेस लेता है, तो यस देयर इज अ ट्रेंड इन द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक ट्यूशंस। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पर सिलेबस या पढ़ाई जो है अच्छी नहीं करवाई जा रही, तो इसीलिए जो बच्चे हैं वो ट्यूशंस का सहारा ले रहे हैं, और ये भी नंबर में हम लोगों ने इंक्रीज देखा है। तो ये चीज़। दूसरा, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो लाइब्रेरीज हैं, टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स हैं और प्लेग्राउंड्स हैं, ये सब में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट देखी है ना। बट लास्ट क्रक्स अगर हम निकालें कि ठीक है इंफ्रा भी अच्छा है पूरे स्कूल्स का, जो अटेंडेंस है बच्चों की वो भी ठीक ठाक है,
गवर्नमेंट स्कूल्स में लोग एनरोल भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्ट है, आउटकम जो है, वो अभी भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है। अभी भी अरिथमेटिक स्किल्स होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हो गई, लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, उन सब के लिए भी बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं देखी है। ठीक। दूसरा, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का भी जो रेशो है कि वो स्कूल्स में एनरोल नहीं हो रही हैं, वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये अच्छी बात है कि लड़कियां ज़्यादा एनरोल कर रही हैं, तो लड़कियों के पर्सपेक्टिव से या गवर्नमेंट स्कूल्स के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हुई हैं, बट आउटकम में अभी भी हमें चीज़ों को देखना पड़ना है एक बार। ठीक। तो सर रिपोर्ट क्या होती है, क्या सर्वे है, ये कब से शुरू हो रखा है, एज ग्रुप कौन कौन से बच्चों को लेते हैं और किन को हम अरिथमेटिकली स्किल्स के लिए कैपेबल समझते हैं, वो जो एज ग्रुप है वो भी आपको पता हो, और अल्टीमेटली और जो हाईलाइट्स हैं ये अपने को याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइब्रिड इम्यूनिटी। हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब होता है आपको पहले कोविड हो गया है, उसके बाद आपने वैक्सीन लगवाई है, तो आपकी बॉडी में कोविड से लड़ने के लिए जो क्षमता है वो बढ़ गई है। तो बहुत से साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है वो ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट कोविड-19, जबकि जो सिर्फ एक इम्यूनिटी है कि आपने सिर्फ वैक्सीन लगवाई है, वो बहुत देर तक काम नहीं करती है और आपको दोबारा से री इन्फेक्शन हो जाता है। तो पहले आपको कोविड हो रखा हो, फिर आपने वैक्सीन लगवाई, दैट कंसेप्ट इज नोन एज हाइब्रिड इम्यूनिटी। तो बस आपको इसकी डेफिनेशन पता हो और ये बेसिकली न्यूज़ में क्यों था ये पता हो। ठीक है, एक टर्म बेसिकली न्यूज़ में आती रहती है कि इसका मतलब क्या है, तो मतलब तो अपने को कम से कम आइडिया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इनका अभी 18th रेजिंग डे जो है वो मनाया गया है 19 जनवरी को। पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रैपिड रिएक्शन फोर्स है हमारे इंडिया में, जो कि किसी भी टाइम डिजास्टर आने के बाद बिल्कुल तैयार रहती है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट है और ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखें, क्योंकि ये बनी है आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में। तो चाहे कोई भी हो, नेचुरल डिजास्टर्स हों चाहे मैनमेड डिजास्टर्स हों, उन सभी के बाद जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं वो उसके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है, पीएम जो है इसके चेयरपर्सन रहते हैं, और 19 जन को हम लोग मनाते हैं इनका रेजिंग डे। तो 18th बना रहे हैं क्योंकि 2005 में बेसिकली बनी थी ना ये, तो इसलिए 2023 में इट इज सेलिब्रेटिंग 18th ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। याद रहेगा ये हमें। और साथ में अगर हम बात करें कि 2005 में स्टैब्लिश तो ये हो गई थी, लेकिन इसने काम थोड़ा सा लेट करना शुरू किया है। तो जो कोसी फ्लड 2008 में बिहार वाले एरिया में, वो इसका फर्स्ट कैंपेन था। अगर हम कोसी रिवर की बात करें तो कोसी इज नोन टू बी द सोरो ऑफ बिहार। बिहार का दुख है ये। हर साल मानसून के सीजन में कोसी में बाढ़ आती ही आती है और वहां पर लोगों को अपने घरों से निकलना ही पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं एनडीआरएफ के बारे में, ये अपने को आइडिया रहे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवोस समिट 2023 WEF। जैसे हमने बात करी थी ना कि इसका हेडक्वार्टर तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, लेकिन इसकी हर साल मीटिंग होती है डेवोस में, स्विट्जरलैंड में ही, है ना। तो ये मीटिंग अभी हुई है। इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। थीम है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, कि पूरा वर्ल्ड जो है अभी थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन इसी टाइम पर ही जो कोऑपरेशन की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये थीम पर क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें इस पूरी की पूरी मीटिंग में किन किन बातों पर जिक्र किया गया, तो पहली बात है इसमें कोलिशन ऑफ ट्रेड मिनिस्टर्स ऑन क्लाइमेट। जितने भी कंट्रीज के ट्रेड मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने ये बोला कि जो ट्रेड रहेगा वो क्लाइमेट फ्रेंडली होना चाहिए। आप एयर के द्वारा नहीं बल्कि आप वाटर के द्वारा ट्रेड को भेजो। आप जो शिप्स यूज कर रहे हैं वहां पर बड़े टेक्नोलॉजी को आप यूज करो ताकि कम से कम एमिशंस हों। ये पहली बात की गई। दूसरा इसमें बात की गई चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की गई, जिसमें ये बोला कि पूरे वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स के जो 2/3 अमाउंट है वो ये सोचते हैं कि इस साल पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। तो ग्लोबल रिसेशन आने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा पूरा वर्ल्ड चिंतित है, और ये बताया है किसने, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक ने, विच इज़ रिलीज्ड बाय WEF की डेवोस समिट। और इसमें क्या बातों पर जिक्र किया गया, गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, कि जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो डोनेट करते हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, अडैप्टेशन फंड में डोनेट करते हैं, इन्होंने पिछले साल में 810
बिलियन डॉलर दिए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने 2% ही यूज़ किए हैं। इसका मतलब वी आर नॉट डूइंग आवर बेस्ट टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज। फंड मिलने के बावजूद भी वी आर नॉट यूजिंग दैट। तो एक तो ये पता हो कि गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन जो है, ये फिलेंथ्रोपिक जो अमाउंट है, ये कहाँ तक मतलब क्यों नहीं पहुंच रही है, या फिर इसका बेसिकली क्या आउटलुक है, ये अपने को आइडिया हो। फिर लास्ट है इसमें ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज GCV। इसके जैसा ही जो डेवोस समिट में ये डिसीजन लिया गया है दैट WEF विल हैव इट्स ओन काइंड ऑफ मेटावर्स प्लेटफॉर्म। होता है ना मेटावर्स, जो लोग होते हैं कोई एक वो चीज़ पहनते हैं आंखों के सामने और फिर वो उनको अलग अलग चीज़ें दिखती होती हैं, तो उनको लगता है कि वो उसी जगह पर हैं, उनको पूरा एक्सपीरियंस वैसा करवाया जाता है, तो उसको मेटावर्स बोलते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड की हम बात कर सकते हैं। तो वैसा ही जो WEF है वो डेवोस समिट को करवाने के लिए ऐसा मेटावर्स प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है, जिसका जो मतलब रहेगा वो कि ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज, कि अगर लोग नहीं भी आ पा रहे हैं तो वो अपनी जगहों पर ही बैठकर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो और भी कैंपेन्स हैं वो भी हम चलाएं, लोगों तक हम चीज़ें पहुंचाएं। तो इसके लिए जो इनोवेशन है वो बड़ी ज़रूरी थी, तो काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर पाए, है ना, कि कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, इन सभी की पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी टू हैव इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो उसके लिए ध्यान रखेंगे ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है किसका है ये आइडिया, WEF का। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैट जीपीटी न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया है और ये एक ऐसा ऐप बन गया है या ऐसी वेबसाइट बन गई है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बन गया है जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो जो चैट जीपीटी है वो बनाया गया है बाय ओपन AI कंपनी। ओपन AI जो है आपका एक स्टार्टअप कंपनी है, जिसका बेसिकली ये पूरा का पूरा एक स्टार्टअप है, जिसमें हमने चैट जीपीटी ऐसे बनाया है कि इट कैन हैव दी मतलब ह्यूमन लाइक चैट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी मैसेज टाइप किया, वो आपको रिप्लाई कर रहा है चैट, फिर आपने कोई और रिप्लाई किया, तो आपके इमोशंस को फील करके ही वो जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये ह्यूमन लाइक एक इंटरेक्शन है। और ये जो चैट जीपीटी है ये आपके रिप्लाई से सीख भी रहा है कि फ्यूचर में अगर कोई पर्सन ऐसा रिप्लाई करता है तो उसको किस तरीके से हमें टैकल करना है। तो ये काफ़ी फेमस है अब यूथ में भी और काफ़ी सारी और जगहों पर भी कि एक ह्यूमन लाइक एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जो चैट जीपीटी है वो किसने बनाया है, क्या ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है आपके एक तरीके से ये। दूसरा, लैंग्वेज नेटवर्क बेस्ड लैंग्वेज मॉडल है ये, जिसमें आप डिफरेंट टेक्स्ट को पहले ही भर देते हैं और फिर जो भी आप टाइप करते हैं उसके हिसाब से वो जो आगे का टेक्स्ट मैसेज है आपको रिसीव हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी लिखो कि हाउ यू कैन हैव अ प्रोफेशनल रेजिग्नेशन लेटर, तो आपको पूरा प्रॉपर रेजिग्नेशन लेटर लिख कर देते हैं वो कि आप ये जो टर्म्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं ताकि अगले वाले को बुरा भी ना लगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं चैट जीपीटी में काफ़ी अच्छे से समझाई गई हैं और ये ह्यूमंस के इमोशंस से भी सीखता है और कन्वर्सेशंस में इंगेज होता है। बेसिकली आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करता है, आपने दोबारा क्वेश्चन पूछा तो उसका री आंसर करेगा। तो ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट आप कह लो कि डेवलपमेंट है इनोवेशन में। अपनी गलतियों से सीखता है। रिफ्यूज़ अनसूटेबल रिक्वेस्ट, कि अगर आप अनसूटेबल रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मना करेगा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये इस चैट जीपीटी में काफ़ी अच्छे से समझाई गई हैं और ये काफ़ी फेमस भी हो रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो कौन सी कंपनी ने बनाया है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, ह्यूमन से फीडबैक लेकर अपने आप में सीख भी रहा है ये कि फ्यूचर में ऐसा कोई रिप्लाई ना किया जाए जिसका दोबारा कोई रिप्लाई करे और उसको ना पता हो, है ना। तो ये फीडबैक जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर जो है यूज़ करता हुआ जा रहा है। तो ये पता हो चैट जीपीटी के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रेगुलेटिंग प्रमोशंस ऑन सोशल मीडिया। जो भी इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और जो सारे व्हाट्सएप आईडीज़ वगैरह हो गए, सोशल मीडिया पे जो भी कोई पर्सन, कोई भी इन्फ्लुएंसर, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई भी इन्फ्लुएंसर है जो किसी भी चीज़ को बेच रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसके लिए उस
कैंपेन के लिए उस पर्सन को कितना मॉनेटरी या फिर कितना और जो बेनिफिट है वो दिए गए हैं, वो आपको पहले बताने पड़ेंगे, ताकि जो लोग हैं, जो आपकी ऑडियंस है, वो चीटेड ना फील करे। तो एक रेगुलेशन आई है कि कोई भी जो इन्फ्लुएंसर है, इट विल डिस्क्लोज द मॉनेटरी और मटेरियल बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड दे आर प्रमोटिंग, कि इसके क्या फ़ायदे होंगे ये भी आपको बताने हैं, और साथ में आपको कैसे पता कि इसके फ़ायदे हैं ही हैं, यू शुड ऑल्सो हैव द प्रूफ, तभी तो रेगुलेशन पॉसिबल हो पाएगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, कंपल्सरी डिस्क्लोजर है ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि अगर ये रेगुलेशन हो रही है तो कौन से एक्ट के अंदर हो रही है। तो एक्ट का नाम है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये पता हो आपको इसका नाम। और अगर आप इस एक्ट के तहत नहीं चलते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स पर 10 लाख की जो फाइन है वो लग सकता है, एडवर्टाइजर पर लग सकता है इतना ही फाइन, एंडोर्सर पर लग सकता है जिसको एंडोर्स कर रहा है, और अगर आप इस ऑफेंस को दोबारा रिपीट करते हैं तो अगेन 50 लाख का जो फाइन है वो इम्पोज किया जा सकता है। और अगर आप अगर नहीं मान रहे हैं तो अगेन सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस के लिए अलग अलग जो पनिशमेंट्स हैं, जेल प्रोविजंस हैं, वो भी प्रोवाइडेड है इस एक्ट में। तो बस अभी के लिए इतना आपने ध्यान रखना है कि न्यूज़ में सब चीज़ें थी कि सोशल मीडिया पर अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंसर जो है अगर किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहा है तो उसके जो भी आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो मिल रहे हैं वो आपको बताने हैं, है ना। जो भी आपको जितने में आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो आपको बताना है, और साथ में इस प्रोडक्ट के क्या एडवांटेजेस हैं, वो एक्चुअल में एडवांटेजेस हैं भी या नहीं आपको कैसे पता, उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो कौन से एक्ट के तहत रहेगा ये, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन स्टार टॉर्टॉइस। ये न्यूज़ में था क्योंकि इलीगल ट्रेड और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लूज हो जाने की वजह से ये टॉर्टॉइस की स्पीशीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट होती हुई चली जा रही है। दिस इज इंडियन स्टार टॉर्टॉइस। अब इलीगल ट्रेड तो है ही है कि इलीगल ट्रेड किया जा रहा है, इसके नंबर काफ़ी कम हो रहे हैं। दूसरा, जो जेनेटिक लेवल पर हाइब्रिडाइजेशन है, जो रिप्रोडक्शन है, वो काफ़ी इस तरीके से हुई है कि जीन्स में वैरायटी नहीं आई है, और जब भी जीन्स में वैरायटी नहीं आती है तब यू आर प्रोन टू डिजीजेस। आपको कोई भी डिजीज लग जाती है उसके अंदर उसके लिए आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ये जो स्पीशी है वो फेस कर रही है, तभी इनकी जो नंबर है वो काफ़ी कम हो रहा है। इंडिया में आपको ये सेंट्रल इंडिया में, सदर्न इंडिया में देखने को आराम से मिल जाएंगे। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका में भी देखने को मिल जाएंगे। तो इंडिया के रिगार्डिंग एंडेमिक नहीं है और अलग कंट्रीज़ में भी मिलती है। न्यूज़ में क्यों था ये हम लोगों ने देख लिया। और ये बेसिकली आपका ग्रासलैंड की स्पीशी है। ग्रासलैंड का मतलब है कि ना तो बहुत ही डेजर्ट है ना ही बहुत घना जंगल है। तो ग्रासलैंड का एरिया ट्रांजिशन एरिया बिटवीन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट, वहाँ पर आपको मिलेगा जहाँ बारिश थोड़ी सी कम होती है। और अगर हम बात करें इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की तो IUCN में है ये वल्नरेबल है, ध्यान रखेंगे। WPA में शेड्यूल 4 में है। शेड्यूल 4 का बेसिकली मतलब होता है कि ये स्पीशीज़ अभी थ्रेटन्ड एक्सटिंक्शन नहीं है, लेकिन आप इनको मार नहीं सकते। आप इनको अगर मारेंगे तो अल्टीमेटली पनिशमेंट मिलेगी आपको, वो भले ही कम होगी शेड्यूल 1 की स्पीशी को मारने के मुकाबले, लेकिन फिर भी पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। तो शेड्यूल 4 में ये आता है। और जो आपका साइट्स है उसमें आता है ये अपेंडिक्स 1 में, जहाँ पर वो स्पीशीज़ हैं विच आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, और अगर इनको नहीं बचाया गया तो अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आज हमने जो ईगल आउल था वो भी पढ़ा था, हमने जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल था वो भी पढ़ा था, अब ये स्पीशी भी पढ़ ली है। तो तीनों को आपने कंपेयर करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हक्कू पत्र। हक्कू पत्र जो है बेसिकली ये एक काइंड ऑफ लैंड प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है, लैंड प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं, जो कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिए थे टू बंजारा कम्युनिटी के फैमिलीज। बंजारा कम्युनिटी का जो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। लंबानी कम्युनिटी भी हम इनको कह देते हैं। तो बेसिकली ट्राइबल्स लोगों के पास ना पेपर नहीं होते हैं प्रॉपर्टी के, इसीलिए उनको थोड़ा सा उस लैंड के प्रॉपर्टी के बेसिस पर लोन लेने में दिक्कत आती है। उसको बेच नहीं सकते, कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड्स ही नहीं है, सर्टिफिकेट्स ही नहीं है आपके पास, कागज़ ही नहीं है। तो ये जो हक्कू पत्र हैं ये कर्नाटका वाले स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने शुरू किया है कि हम लोग ट्राइबल्स लोगों को उनके जो लैंड प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो दिलवाएंगे।
तो एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें इसमें कि प्रॉपर्टी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं ये, और उस फैमिली के हेडमैन को ही ये दिए जाएंगे। इनका नाम पता हो कि इनको क्या कहते हैं, हक्कू पत्र। कर्नाटका की बात है और ये बेसिकली क्या है, ये अपने को आइडिया लग गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना बिल्ड्स न्यू डैम इन रिवर। अब रिवर का नाम क्या है आपका, रिवर का नाम है आपका माबजा जांगबो। माबजा जांगबो है आपकी चाइना से निकलने वाली रिवर, जो पहले नेपाल में जाती है फिर इंडिया में आती है। तो ये इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्रांजंक्शन पर एक रिवर जिस तरीके से फ्लो कर रही है, वहां पर आपका ये जो डैम है वो बनाया जा रहा है। अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पर वो डैम बनाया जा रहा है। और ये जो है, ये जो ट्रिब्यूटरी है, ये अल्टीमेटली नेपाल में जाएगी। नेपाल में जो घाघरा रिवर फ्लो कर रही है उसकी ट्रिब्यूटरी बनेगी, और घाघरा रिवर ही इंडिया में आएगी। तो अगर कोई भी डैम बनता है इस रिवर के ऊपर, तो जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पानी को रिलीज़ किया जाएगा, तो इंडिया में ज़्यादा आएगा। और अगर बारिश कम होती है तो कम पानी जो है वो छोड़ा जाएगा, तो इंडिया को भी कम पानी मिलेगा, एग्रीकल्चर सफ़र करेगा हमारा। तो चाइना इज़ बिल्डिंग डैम ऑन दिस रिवर, तिब्बत वाले एरिया में ही लाई करती है। और ये बोला जा रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो रहेगी मोर देन 3 times ऑफ कंट्री का सबसे लार्जेस्ट डैम, 3 गॉर्जेस डैम। तो ये ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो लगाया जा रहा है यहाँ पर, जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली नुकसानदायक हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। और ये जो डैम है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा माबजा जांगबो रिवर बनाया जा रहा है, क्योंकि माबजा जो जांगबो रिवर है वो अल्टीमेटली नेपाल में एंटर करेगी, नेपाल से वो इंडिया में आएगी, इंडिया में गंगा की ट्रिब्यूटरी बनेगी बेसिकली वो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका गंगा है, ये गंगा फ्लो कर रही है, यहाँ से आएगी माबजा जांगबो रिवर, यहाँ से ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी बनेगी, और घाघरा अल्टीमेटली गंगा की ट्रिब्यूटरी बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। आप इनको रिवाइज कीजिए। आपको कोई भी इशू आता है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू सो मच।